नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तैयारी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आए हैं असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क करने के लिए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन दिए थे ये 4। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, 1-2 लोगों ने गलत कर दिया है, तो ध्यान देना। 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 mm के हज़ारों भाग के बराबर होता है, अर्थात 1 बटे आप लिख सकते हो 1000 mm। 1 mm का हज़ारवां भाग होता है और इसको आप क्या लिख सकते हो 0.001 mm, अर्थात इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग इसको नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ ऑप्शन ए या सिर्फ ऑप्शन बी मार करके चले जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम में जल्दबाजी में गलती बिल्कुल ना करना। मोस्टली यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर बिंदु ए पर रखा है। इसे बिंदु बी तक लाया जाता है। ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपको वर्क फाइंड आउट करना है। दिया क्या गया है आपको? मास यानी द्रव्यमान दिया गया है। मान लीजिए ये कोई एक गुटका है, किसी मेज पर रखा हुआ है। इसको इसका वेट कितना है, सॉरी द्रव्यमान जो है मास वो 10 किलोग्राम का है। ये मान लीजिए बिंदु ए पे रखा हुआ है। फिर ये मान लीजिए दूसरा गुटका है जो कि बिंदु बी पर रखा गया है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्या है? क्षैतिज है। फिर क्या कह रहा है कि पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपको सिर्फ क्या दिया गया है? मास दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम का। अब आपको निकालना क्या है? गुरुत्व बल। अब बल निकालने के लिए आपको निकालना क्या है? कार्य, सॉरी कार्य निकालना है। किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस, यानी बल गुणे विस्थापन। अब आपको विस्थापन तो दिया नहीं गया है, ना कि आपको फोर्स दिया गया है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ना आपको विस्थापन दिया गया है, सिर्फ आपको मास दे दिया गया है। तो इसका कैसे आप सॉल्व करोगे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। कौन सा बल पूछा है यहाँ पे? गुरुत्व बल। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक पिंड रखा हुआ है, इस पे कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? एक मान लीजिए इधर को हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, एक फोर्स ये हो जाएगा। एक फोर्स नीचे की ओर काम करेगा, W बराबर mg, जो कि mg होता है, और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि इस पिंड को आप यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना फोर्स अप्लाई किए हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक अप्लाई लाने में कितना आप कौन सा कार्य किए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल कहाँ काम करता है? गुरुत्व बल तो हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, तो गुरुत्व बल नीचे की ओर काम करेगा यानी mg हो जाएगा। और विस्थापन किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो विस्थापन और फोर्स का जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री का है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो किया गया कार्य कितना होता है? 0 जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 जूल। ये चीज़ याद रखना हमेशा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब आपका जो कार्य होगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तब कार्य क्या होगा? निगेटिव आएगा। ये चीज़ याद रखना आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर विभाग होते हैं, यानी वर्नियर स्केल पूछा है, किस पे होते हैं? ऑप्शन है डिस्क, डायल, स्टॉक या ब्लेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डायल। यानी कि
जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, इसके जो वर्नियर डिवीजन होते हैं वो डायल पर होते हैं। नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, जो कि एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो कि एंगल को मापता है 5 मिनट की एक्यूरेसी में। इसमें आप देख सकते हैं ये वर्नियर स्केल यहाँ पे दर्शाई गई है, ये वर्नियर स्केल है। और ये पार्ट कौन सा है, ये डायल यहाँ दिखाया गया है, ये डायल। तो डायल पे वर्नियर स्केल होती है और ये मेन स्केल है। मेन स्केल किस पे होती है, ये डिस्क है। तो ये ध्यान देना कि मेन स्केल डिस्क पे होती है और वर्नियर स्केल डायल पे होती है। ये जो ब्लेड होती है जिसको, ये एडजस्टेबल ब्लेड होती है। इसका एक सिरा जो होता है 60 डिग्री पे और जो दूसरा सिरा होता है 45 डिग्री पे होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, याद रखना। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो एडजस्टेबल ब्लेड होता है उसके सिरों का एंगल कितना होता है, तो एक सिरे का एंगल 60 डिग्री होता है और एक सिरे का एंगल 45 डिग्री का होता है। और ये आपका स्टॉक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि चाल के लिए सही है किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी बीमा एल टी है, सदिश राशि है या ए व बी दोनों। तो चाल के बाद कहा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी अर्थात लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। समय अर्थात टाइम, टाइम की बीमा क्या होती है, टी। तो इसका बीमा क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1, ये इसकी बीमा आ जाएगी एल टी माइनस 1। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो गलत है। चाल क्या होती है, चाल एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या कह रहा है, किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो याद रखना चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड MKS में। चाल की पूछे अगर बीमा क्या होती है, तो एल टी माइनस 1, या फिर आप बोल सकते हैं M0 L और T माइनस 1, ये आप बोल सकते हैं, या फिर एल टी माइनस 1 भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर चलता हुआ 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल जो है वो 200 न्यूटन का है। सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल कितना है, 200 न्यूटन है। उसकी गति के विपरीत है, ये जो फोर्स लग रहा है वो साइकिल जिस दिशा में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। साइकिल पर कितना, सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया है, ये आपको निकालना है। देख लीजिए, ये मान लीजिए साइकिल का एक व्हील है, इसको ब्रेक लगाया गया, ये 10 मीटर की दूरी पर आके रुक गया। ये आपके मान लीजिए रोड है। अब ये 10 मीटर की दूरी पे आके रुका है और इसमें क्या कह रहा है कि सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो कि उसकी गति के विपरीत है। अब साइकिल तो इस दिशा में जा रही थी, अगर आप फोर्स इसी दिशा में लगा देंगे तो साइकिल रुकेगी कहाँ, वो तो और भाग जाएगी, क्योंकि जिस दिशा में साइकिल जा रही है अगर पीछे से आप धक्का मार देंगे तो साइकिल आगे और तेज चली जाएगी, ना कि रुकेगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि कितना है, ये है 200 न्यूटन का। ठीक है, अब पूछा है कि सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य आपको निकालना है। फार्मूला क्या होता है कार्य का, W बराबर FS कॉस थीटा। W बराबर क्या हो जाएगा, FS कॉस थीटा होता है। इसमें अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 200 न्यूटन, तो ये F हो जाएगा 200। S यानी विस्थापन कितना है, 10 मीटर का है, तो ये विस्थापन हो जाएगा
10 मीटर का। अब कॉस थीटा, अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है एक दूसरे के पाई डिग्री यानी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा यानी 200 गुणे 10 गुणे कॉस 180, और कॉस 180 का मान क्या होता है -1 होता है। तो ये गुणे में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 200 दहम्मा 2000 यानी माइनस का आ जाएगा, -2000 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, -2000 जूल। अब इसमें माइनस ये दर्शा रहा है कि जो ये कार्य हो रहा है वो साइकिल के जो साइकिल जिस दिशा में गति कर रही थी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, यानी बल लग रहा है, इसीलिए साइकिल रुक रही है। तो ये दिशा को अपोजिट दर्शा रहा है कि हाँ साइकिल की गति की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये हुआ आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। एक बात और देख लीजिए यहाँ पे कि जो बल होता है आपका फोर्स, ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और अदिश राशि होते हुए भी यह पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य इसका वैल्यू आती है। कैसे आती है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक पिंड है, एक ये पिंड है और एक ये 3 पिंड हैं। इस पिंड में इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में ये विस्थापित हो रही है, मान लीजिए। तो ये एफ हो गया, ये आपका एस हो गया। तो फोर्स और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। अगर फोर्स और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हमेशा याद रखना कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे है तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 यानी वर्क इज डन इक्वल 0 हो जाएगा। अगर ये समझ लीजिए आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, कैसे, इधर की ओर फोर्स लग रहा है तो ये वस्तु इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रही है यानी विस्थापित हो रही है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी अगर सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हो रही है तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं तो आपका वर्क इंस्टेंट टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट में है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो यानी अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका वर्क क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो 0 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। थोड़ा सा अंतर इसमें ये है, इसमें ये पूछा है कि साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया जाएगा। इसके जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है, बस इतना सा अंतर है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य उसमें था कि सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको बताना कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिया गया है, चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। सही है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगला है कि वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। ये भी सही है, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। फिर कह रहा है कि किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। ये भी राइट है,
क्या कह रहा है कि वस्तु की चाल जो होती है उस वस्तु के वेग के बराबर हो या उससे अधिक हो। तो ये इसलिए सही है क्योंकि जो चाल होती है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। अब इसमें वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी होती है और इसमें विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है कि वस्तु जो गति कर रही है उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो इसलिए ये न्यूनतम दूरी होती है, तो ये कभी भी चाल से अधिक नहीं हो सकती है। तो किसी भी वस्तु की जो चाल होगी उस वस्तु के वेग के या फिर बराबर हो और या फिर उससे अधिक हो। तो चाल हमेशा अधिक हो सकती है, ना कि किसी वेग वस्तु के वेग से कम होगी। तो इसका ऑप्शन जो सी है ये भी राइट आंसर ही होगा। अगला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर हो, ये तो सही है, या उससे अधिक हो सकता है। तो अभी हम आपको बताते हैं वेग जो है वो अधिक नहीं हो सकता है, वेग क्या होगा, कम हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका जो है ये गलत है, और ये तीनों जो हैं आपके ये राइट ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी डीपली चीज़ है, इसको अच्छे से आप एक बार समझ लीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या कहा था, कौन सा कथन गलत है, तो ए बी सी तीनों सही हैं, ऑप्शन डी जो है वो गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना बिना द्रव में बदले क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपतन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्ध्वपतन क्या है, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ये आप याद रखेंगे। ऊर्ध्वपतन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। और अगर बात करें इसका जो विपरीत होता है, यानी ऊर्ध्वपतन का जो विपरीत होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों निक्षेपण कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपतन के विपरीत को निक्षेपण कहा जाता है। ऊर्ध्वपतन कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कपूर होता है, देख लीजिए आप, ये हैं कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि, ये सभी ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। और ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी शुद्ध पदार्थ में अगर आप कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गलनांक घट जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में बदल देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, दो वेग आपको दिए गए हैं और द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 20 किलोग्राम। तो एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर चेंजेबिलिटी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे दो वेग हैं, ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, तो इसमें क्या लिया जाएगा, हमेशा फाइनल से आप इनिशियल को हटाएंगे, यानी के बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग क्या हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड, और ये u है, ये क्या हो जाएगा प्रारंभिक, ये 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस फार्मूले में आप अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर फाइंड आउट होके आ जाएगा। चलते देखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ m दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये आप हाफ m कितना है 20 किलोग्राम, तो ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर दोनों में बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना
4 माइनस 5 हम 25, तो ये 1/2 गुणे 20 गुणे ये क्या हो जाएगा माइनस का 21। ये 2 से काटोगे, 2 दहम 20, 21 दहम 210, यानी माइनस का 210 जूल आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये जो फार्मूला बताए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि मोस्टली सबको ये फार्मूला पता होता है किया गया का डब्ल्यू बराबर F/s बल गुणे विस्थापन या कुछ भी। तो ये जो फार्मूला है चेंजेबिलिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक कार्य का फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा फार्मूला है, सवाल भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल और विस्थापन के कर्व का क्षेत्रफल क्या देता है। यानी कि ये मान लीजिए आपका बल है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, इसका जो कर्व पूछा का है, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये क्या देता है, यानी इसकी बात कर रहा है। तो बल और विस्थापन के कर्व का जो क्षेत्रफल होता है ये आपको कार्य देता है, वर्क फाइंड आउट कराता है, क्योंकि किया गया कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो ये बल और विस्थापन के कर्व का क्षेत्रफल हमेशा आपको कार्य देगा। अगर इसकी जगह पे ये पूछ लेता कि वेग और समय का जो एरिया होगा वो आपको क्यों क्या दर्शाएगा, यानी यहाँ पे वी होता वेग और समय, यहाँ पे टी हो जाता। वेग और समय का जो कर्व का एरिया होता है वो क्या दर्शाएगा, तो वो हमेशा दोस्तों क्या दर्शाएगा विस्थापन दर्शाएगा, आप याद रखना। अगर वेग और समय की बात करेगा कि वेग और समय के कर्व का एरिया क्या दर्शाता है, तो विस्थापन, और बल और विस्थापन के कर्व का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तब आपका कार्य हो जाएगा। और अगर बात कर दे चाल चाल और समय का कर्व का एरिया क्या दर्शाएगा, यहाँ तो वेग था, तो वेग था तो विस्थापन आ गया, अगर चाल होगा तो क्या हो जाएगा दूरी आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे वेग की जगह पे क्या कर दे चाल, पूछे कि चाल और समय के का जो कर्व का एरिया होता है वो क्या दर्शाएगा, तो दूरी दर्शाएगा। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। पहले देख लो कि त्रिगुणात्मक बिंदु होता क्या है। तो त्रिगुण बिंदु वह तापमान होता है जिसपे जल अपनी तीनों रूपों अर्थात बर्फ, पानी और जलवाष्प तीनों में मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है ट्रिपल पॉइंट या त्रिगुण बिंदु या फिर त्रिगुणात्मक बिंदु आप कह सकते हैं। तो इस पूछा है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है, तो 273.16 केल्विन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, 273.16 केल्विन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है 4.2 जूल होता है, और यहाँ पे क्या कहा है 1 किलो कैलोरी, यानी 10 की पावर 3 उसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात 4.2 गुणे 10 की पावर 3 जूल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रमफोर्ड ने ये चीज़ दिया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1/4.2 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए व्यय ऊष्मा क्या होगी, 1 जूल होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है माय डियर, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और एक चीज़ ध्यान देना कि ये चारों यूनिट दी गई हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, ये तीनों ताप मापने की इकाइयाँ हैं। इसमें से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर
इन तीनों में डिग्री लगा हुआ है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर। लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है, केल्विन को सिर्फ केल्विन ही लिखा जाता है, चीज़ याद रखना। और इसकी जो इन चारों में संबंध क्या होता है आपस में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये दिया गया है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। यानी कि इन चारों जो ये दिए गए हैं यूनिट्स टेम्परेचर की, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। इनमें से किसी भी दो को आप आपस में बराबर रख के यूनिट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। क्या बात कहा है यहाँ पे, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो देखो, जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर बात करें कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो ये पाई यहाँ गुणे में है, यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा। तो ये बचेगा एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई। पाई का मान क्या होता है 3.14। इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये चीज़ याद रखना कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। लेकिन अगर बात करें एक रेडियन की, तो एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु या यौगिक। तो कार्बन क्या है, एक प्रकार की अधातु है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है। और कार्बन के समस्थानिकों के अनुपात को माप कर ही प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे। और कार्बन के जो दो बताए थे आपको अपरूप, ग्रेफाइट और हीरा। तो इसमें से जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट काफ़ी मुलायम होता है, और जो हीरा होता है वो बहुत ही कठोर होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। और जो डायमंड अर्थात हीरा होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कार्बन के एक परमाणु में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6C12 से। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 10 × 20 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु पर 50 किलोग्राम का बल डाला गया, प्रतिबल ज्ञात करना है, यानी स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है। ये दिया गया है आपको, कोई एक वस्तु है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 50 किलोग्राम का फोर्स किलोग्राम का बल डाला गया है। तो फार्मूला होता है माय डियर, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। कितना बल डाला गया है 50 किलोग्राम का, तो ये हो जाएगा 50 बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 × 20 यानी 200। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये किलोग्राम हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौको 20 यानी 1/4 अर्थात 0.25। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 क्या हो जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं। विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, विभवांतर या विद्युत शक्ति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।